कहानी जुड़वा भाइयों जेडी और मॉक के इर्द गिर्द घूमती है, जो चोरों और अपराधियों से भरे परिवार में बड़े हुए हैं। जेडी ने इस जीवन शैली को पूरी तरह अपनाया है और चोरी करने में गर्व महसूस करता है, लेकिन मॉक बस अपराध से दूर एक सामान्य जीवन चाहता है। उनकी भिन्नताओं के बावजूद वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और जो कुछ भी उनके हाथ लगता है उसे चुराकर जीवनयापन करते हैं। शुरुआती दृश्य में दोनों भाई एक तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने अभी चोरी की है। एक अस्थायी विस्फोटक का उपयोग करते हुए, जो वर्षों से सीखे गए कई तरीकों में से एक है, वे इसे खोलने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर का नकद निकाल लेते हैं। फिर लड़के घर के अंदर जाते हैं और परिवार के सदस्यों को दिखाते हैं कि उन्होंने अभी अभी जो पैसा चुराया है, जिससे उन्हें तारीफ मिलती है। कुछ पल बाद उनकी माँ कैथ, जो खुद एक अनुभवी चोर हैं, अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन के साथ घर के बाहर आती हैं। पता चलता है कि उन्होंने अभी अभी कीमती पन्नों की चोरी की है, लेकिन पुलिस उनके पीछे लगी हुई है और भागते समय ग्लेन को गोली लग गई है। वे अधिक देर नहीं रुक सकते और केवल अलविदा कहने आए हैं। जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करने के बाद कैथ अपने बेटों को गले लगाती है और उन्हें शुभकामनाएं देती है। उन्हें बताती हैं कि यह शायद आखिरी बार है जब वे एक दूसरे को देखेंगे। फिर वह ग्लेन के साथ गाड़ी में बैठती है और पुलिस के आते ही वहां से निकल जाती है। जब वे पुलिस से बचकर भाग रहे होते हैं, कैथ ग्लेन को आश्वस्त करने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह जल्दी ही उसे अस्पताल ले जाएंगी। हालांकि हताशा में वह कीमती वस्तु को पकड़ लेता है और उन्हें पूरा निगल जाता है। उसके बाद फिल्म 25 साल आगे कट जाती है और हम सीखते हैं कि युगल $4 मिलियन के रत्नों के साथ भागने में सफल रहा। जेडी और मॉक भी अपनी वही जीवन शैली जारी रखते हैं, चोरियां करते हैं और मुश्किल से जेल से बाहर रहते हैं। जेडी बार बार यह जोर देकर कहता है कि हर काम आखिरी होगा और वे अंततः इसे पीछे छोड़ देंगे, लेकिन मॉक अब आश्वस्त नहीं है। वह एक के बाद एक डकैती में घसीटे जाने से नाराज है, हमेशा वादे के तहत कि चीजें बदलेंगी। एक रात वे एक और डकैती की योजना बनाते हैं, इस बार एक ऐसे घर पर जिसका उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है। वे जानते हैं कि उस घर का नक्शा, समय और हर संभव रास्ता क्या है। लेकिन जब वे अपनी वैन के अंदर होते हैं तो वे अपनी माँ के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जो 25 वर्षों से लापता है। मॉक अपनी माँ को छोड़ने और उन्हें ऐसे दुनिया में बढ़ने के लिए छोड़ने का दोष देता है जहाँ चोरी ही एकमात्र विकल्प बन गई। हालांकि जेडी अपनी माँ के बारे में बुरा बोलने से इनकार करती है, यह कहकर कि उसने वही किया जो उसे करना था। जब दोनों अपने मतभेद सुलझा लेते हैं तो वे अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। मॉक तिजोरी को संभालता है, उन कौशलों का उपयोग करते हुए जो उसने वर्षों तक देख और काम करके सीखे थे, जबकि जेडी घर के सामने नजर रखती है। लेकिन ठीक जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक सुरक्षा गार्ड अप्रत्याशित रूप से आ जाता है और जेडी को वहां खड़े हुए देख लेता है। शक से बचने की कोशिश में जेडी भ्रमित होने का नाटक करता है और कहता है कि वह बस कुछ देने आया है, लेकिन गार्ड को यकीन नहीं होता। फिर वह आगे बढ़ता है चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी मॉक उसे पीछे से मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उन्हें पता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा, लेकिन जब तक वे आगे पहुंचते हैं पूरी जगह पुलिस से घिरी होती है। मॉक किसी तरह कुछ फर्नीचर के पीछे छिपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जेडी वहीं पकड़ा जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। ले जाते समय वह चुपचाप बड़बड़ाता है कि शायद घर पर सादा खाना खाकर रहना बेहतर विकल्प होता, बजाय इसके कि एक और आखिरी स्कोर के वादे के पीछे भागने के। कहानी 5 साल आगे बढ़ती है जहां जेडी को उम्मीद से पहले जेल से रिहा किया जा रहा है। जब एक और कैदी पूछता है कि वह ऐसा कैसे कर पाया, तो जेडी आराम से कहता है कि यह अच्छे व्यवहार के लिए था। हालांकि सच्चाई बहुत अलग है। जैसे ही वह बाहर आता है, एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम फारफल है उसके पास आता है और यह पता चलता है कि उसने सजा कम करने के लिए अपने संबंधों का उपयोग किया। जेडी दूसरों के सामने सहमत होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ तक कि फरफल की माँ को कभी मदद की जरूरत हो तो मदद की पेशकश भी करते हैं। लेकिन फरफल शिष्टाचार में रुचि नहीं रखते। वे जेडी को अलग ले जाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उनकी रिहाई कोई एहसान नहीं थी, यह एक सौदे का हिस्सा थी। जेडी को वो बहुमूल्य पन्ने लाने हैं जो उनकी माँ ने 25 साल पहले चुराए थे। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने चालाकी दिखाने की कोशिश की या पीछे हटने की, तो वह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेगा कि जेडी को जेल से कहीं अधिक बुरी जगह पर पहुंचा दे। फिर फारफल उसे एक फोन देता है और कहता है कि संपर्क में बने रहना। दूसरी ओर मॉक ने अपना अपराधी अतीत पीछे छोड़ दिया है। अब वह एक शांत जीवन जी रहा है, एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा आने वाला है। उसने चोरी के अपने पूर्व जीवन से पूरी तरह दूर कर लिया है और अब अपराध से कोई लेना देना नहीं चाहता। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के उसका बॉस उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। जब मॉक पूछता है क्यों, तो बॉस समझाता है कि उसने जुड़ते समय अपनी आपराधिक रिकॉर्ड छुपा ली थी और इसी कारण उसे निकाला जा रहा है। मॉक अपने बचाव में कहता है कि वह बदल गया है, लेकिन बॉस सुनने से इनकार कर देता है। जब मॉक घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी से बात करते हुए अपने भाई जेडी को देखकर हैरान हो जाता है। चौंक कर और असहज महसूस करते हुए मॉक उसे बाहर ले जाता है और पूछता है कि वह जेल से जल्दी कैसे बाहर आ गया। जेडी स्वीकार करता है कि उसने एक पुलिस अधिकारी के साथ एक सौदा किया है और अपनी रिहाई के बदले में उसे एक और चोरी पूरी करनी होगी। वह बताता है कि एक कपड़े की दुकान है जिसमें नकदी से भरा एक तिजोरी है जिसे मॉक आसानी से खोल सकता है। हालांकि मॉक तुरंत मना कर देता है, यह याद दिलाते हुए कि वह अब उस व्यवसाय में नहीं है। वह कहता है कि उसकी पत्नी के माता पिता और भाई एक छोटी पार्टी के लिए जल्द ही आ रहे हैं और जेडी से कहता है कि बस खाना खाकर चुपचाप निकल जाएं। उसी शाम मेहमान ऊर्जा से भरे घर पहुंचते हैं। जब सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं तो जेडी मॉक के बचपन की कहानियां बताना शुरू करता है, यहाँ तक कि मजाक में कहता है कि लोग कभी सोचते थे कि वह कभी पिता नहीं बन पाएगा। इससे स्थिति बहुत अजीब हो जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। बाद में जब जेडी ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाता है तो वह मॉक से मिलता है।
बहनोई को बुलाता है और धूम्रपान साझा करने के लिए कहता है। फिर वे नशे में धुत होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं जैसे कि कल कोई नहीं। जब मोक देखता है कि उसका भाई उसका खास दिन खराब कर रहा है तो वह गुस्से में आ जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि हालात बिगड़ पाते, उसकी पत्नी एबी बीच में आकर उन्हें अलग कर देती है। बाद में मोक सच्चाई बताने का फैसला करता है और अपनी पत्नी को बताता है कि जेडी कभी सेना में नहीं था। वह वास्तव में डकैती और विभिन्न अन्य अपराधों के लिए जेल में सजा काट रहा था। हालांकि एबी जवाब देती है कि उसे पहले से पता था कि जेडी जैसे कद का आदमी कभी सेना में नहीं चुना जा सकता। वह यह भी स्वीकार करती है कि उन्होंने दोनों ने अतीत में गलतियां की हैं, लेकिन उनके बच्चे के लिए उन सबको पीछे छोड़ने का समय आ गया है। इसी बीच जेडी उस जगह लौटता है जहां वह ठहरा हुआ है और अपने फोन पर 17 मिस्ड कॉल्स पाता है। इससे पहले कि वह वापस कॉल कर सके, फरफेल अचानक आता है और उसे बाथटब में फेंक देता है। गुस्साए अधिकारी ने जानना चाहा कि जेडी ने पूरे दिन उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया है। फिर वह पूछता है कि पन्ने कहाँ हैं और जेडी उसे बताता है कि वह इस पर काम कर रहा है, लेकिन टीम इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। फॉर्फल उसके कहे एक भी शब्द पर यकीन नहीं करता, इसलिए वह बंदूक निकालता है, जेडी को उसकी उंगलियों के निशान लगाने के लिए मजबूर करता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो इन निशानों का इस्तेमाल करके उसे जेल वापस भेज दिया जाएगा। फिर वह गरीब आदमी को और सजा देता है और उसे जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद जेडी अंततः होश में आता है और देखता है कि मोक उसके पास बैठा है और 911 पर कॉल कर रहा है। लेकिन जेडी जल्दी से फोन फेंक देता है और समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। वह बताता है कि अधिकारी उससे मिलने आया था, उसे धमकाया था और यहाँ तक कि बंदूक पर उसकी उंगलियों के निशान ले लिए थे ताकि वह भाग न सके। जेडी मोक से कहता है कि उसे एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ और चाहिए, जिससे उसका मतलब पन्नों से है। अपने भाई पर दया करते हुए मोक उसे मदद करने के लिए सहमत होता है और पूछता है कि तिजोरी कहाँ है। जेडी जवाब देता है कि यह पास के शहर में है और काम पूरा करने में अधिकतम 2 दिन लगेंगे। अगले दृश्य में मोके अपनी पत्नी को फोन करके कहता है कि जेडी की दादी बिस्तर पर हैं और उसे जेडी को वहां ले जाना पड़ेगा। यह सुनकर एबी नाराज हो जाती है और पूछती है कि वह उसे ऐसी हालत में कैसे छोड़ने की सोच सकता है, लेकिन मॉक उसे आश्वस्त करता है कि वह जेडी को छोड़कर तुरंत वापस आ जाएगा, यह जोड़ते हुए कि अगर वे अभी उसे नहीं हटाते हैं तो वह हमेशा के लिए उनके घर में रहने लग सकता है। यह सुनकर एबी आखिरकार मान जाती है और उसे जाने की अनुमति देती है। फिर वे दोनों वहां से निकलते हैं और रात बिताने के लिए एक मोटेल पर रुकते हैं। जब वे अपने कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहाँ केवल एक ही बिस्तर है, इसलिए वे चट्टान कागज कैंची खेलकर तय करते हैं कि कौन उसे लेगा। मॉक के अंत में जीत जाता है, लेकिन जेडी से कहता है कि वह बिस्तर ले ले क्योंकि वह सालों से फर्श पर सो रहा है। हालांकि वह मना कर देता है और कहता है कि मौके को बिस्तर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ आने की योजना उसी की थी। अंत में कोई भी बिस्तर पर नहीं सोता। मौके सोफे पर लेट जाता है जबकि जेडी फर्श पर लेट जाता है। अगले दिन फॉर्फेल जेडी के कमरे में उसे ढूंढने जाता है, लेकिन बिस्तर पर केवल एक पुतला पाता है। फिर वह चोर के फोन का पता लगाता है, लेकिन जल्द ही उसे शौचालय में पाता है, जिससे वह गुस्से में आ जाता है। इस बीच जेडी अपने भाई से कहता है कि काम शुरू करने से पहले वह किसी से मिलना चाहता है। मॉक लूट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, लेकिन जेडी जोर देता है, कहता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। वह बताता है कि जब वह कैद में था तब कोई व्यक्ति ऑनलाइन उसे समर्थन कर रहा था और वह सिर्फ उसे जल्दी से मिलना चाहता है क्योंकि उसका घर रास्ते में है। हालांकि मॉक को यह विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी देर बाद वे उस घर पर पहुंचते हैं जो जेडी की गर्लफ्रेंड बेथेस्डा का है। उसे देखकर वह हैरान और भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने लंबे समय तक उसका इंतजार किया है। हालांकि इस बात से नाराज थी कि जेडी ने अपनी रिहाई के बारे में उसे कभी नहीं बताया। वह उसके संघर्ष सुनकर नरम पड़ जाती है। फिर वह उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले जाती है जहां वह कुछ रॉक संगीत बजाती है। जब वे निजी चीजों में व्यस्त होते हैं, मौके घर में इधर उधर घूमता है और लिविंग रूम में कार्टून देखना शुरू कर देता है। अचानक एक ओरंगुटान अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे मोक चौंक जाता है। उसे लगता है कि वह उस पर हमला कर सकता है, लेकिन बंदर बस एक सिगरेट जलाता है और धूम्रपान करने लगता है। यह अपना परिचय सैमुअल के रूप में देता है और मॉक भी अपना परिचय देता है, लेकिन फिर यह अजीब व्यवहार करने लगता है और मॉक के बहुत करीब आ जाता है। अंततः कुछ ऐसा करता है जिससे वह बेहद असहज हो जाता है। परेशान और सतर्क होकर वह जल्दी से हटकर बाहर कार की ओर भागता है। अंदर बेथेस्डा बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए कमरे से बाहर जाती है। जेडी जल्दी से मौका पाकर उसके पर्स से उसका वर्क आईडी चुराता है। फिर वह खिड़की से बाहर निकलता है और मॉक के साथ कार में शामिल हो जाता है। जैसे ही वे गाड़ी चलाते हैं, मॉक बंदर के परेशान करने वाले व्यवहार के बारे में शिकायत करता है, लेकिन जेडी इसे कुछ हुआ ही नहीं मानकर हंस देता है। कुछ और घंटे गाड़ी चलाने के बाद भाई एक और मोटल पर रुकते हैं। जब जेडी नहा रहा होता है, मौके उसकी चीजों को देखता है और एक पत्रों का गट्ठा पाता है। जब वह इन्हें खोलता है तो वह यह जानकर चौंक जाता है कि यह उनकी माँ कैथ के पत्र हैं, वही माँ जिन्होंने वर्षों पहले उन्हें छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उनमें से एक पत्र में लिखा है, हमारी योजना चल रही है, बस इसके बारे में मॉक को कुछ मत बताना। गुस्से से भरा और विश्वासघात महसूस कर रहे मॉक जेडी से सामना करता है और यह जानने की मांग करता है कि उनकी माँ ने केवल उसे ही क्यों लिखा। जेडी जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉक को गुस्से की समस्या है और वह अक्सर भावुक हो जाता है। लेकिन इससे मॉक और भी गुस्सा हो जाता है और वह अपने भाई पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। वह दावा करता है कि कोई लॉकर नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है और सब कुछ शुरू से ही बनाया गया था। इस सब का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए मॉक अपने कपड़े उठाता है और हमेशा के लिए जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचता है, उनकी माँ कैथ कमरों में से एक से बाहर आती है। मॉक उनकी अचानक उपस्थिति से इतना चौंक जाता है कि वह रेलिंग से गिर जाता है।
बाद में वे तीनों जाते हैं। रेलिंग से गिरते हैं, फिर तीनों बार में जाकर स्थिति पर चर्चा करते हैं। मौके, जो अभी भी नाराज है, कैथ से पूछता है कि उसने 20-5 सालों में वापस क्यों नहीं आई और क्या उसने कभी अपने बेटों के बारे में सोचा। कैथ मानती है कि उसकी लालच और पुलिस के डर के कारण वह छिप गई और वापस नहीं आई। फिर दृश्य अतीत में जाता है जहां उसका प्रेमी नेरेड्स खा गया। वे किसी तरह पुलिस से बचने में सफल रहे, लेकिन ग्लेन अपनी चोटों के कारण मर गया। जब पुलिस उसके पीछे थी, कैथ ने ग्लेन का शव दफनाया और भाग गई। वर्तमान में वह कहती है कि वह मर रही है और केवल इसलिए वापस आई है। मौके को उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन जेडी कहती है कि उसे मस्तिष्क कैंसर है। मौके फिर भी किसी योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वह कहता है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया है और चोरी के हीरे या पन्नों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जेडी कहती है कि वे केवल अपने परिवार की चीजें वापस ले रहे हैं। वह मौके से पूछता है कि क्या एक वेटर की सैलरी उसके बच्चे के लिए एक अच्छा जीवन देने के लिए पर्याप्त है। उसकी टिप्पणी मौके पर भारी पड़ती है और वह इस काम में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन तीनों उस जगह जाते हैं जहां कैथ ने अपने प्रेमी को दफनाया था। इस बीच अधिकारी फारफेल बेथेस्डा के घर पर आते हैं और उससे जेडी के बारे में पूछते हैं। वह कहती है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन इससे भ्रष्ट अधिकारी को गुस्सा आ जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। दबाव में वह स्वीकार करती है कि जेडी अपने भाई के साथ आया था और उसकी आईडी चुरा ली थी। फारफेल और सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी औरंगुटान आता है, उसे खींचता है और बुरी तरह से पीटता है। भाइयों के साथ मौके बेथेस्डा की चुराई गई आईडी का उपयोग करके निर्माण स्थल पर पहुंचता है और एक जेसीबी मशीन चुरा लेता है। फिर तीनों उस जगह जाते हैं जहां शव दफनाया गया था। मौके खुदाई करता है और अवशेषों के साथ पन्ना भी निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वे उन्हें पाते हैं, भूमि मालिक एक समूह के साथ आता है और यह पता चलता है कि यह भूमि अब एक गोल्फ कोर्स है। गोल्फ गेंदों से उन पर अराजकता में एक आदमी जेडी को पकड़ता है, लेकिन मौके उसे मुक्त कर देता है। फिर तीनों पास के जंगल में भाग जाते हैं पन्ना के साथ। वहां पहुंचकर वे कैथ के पुराने प्रेमी के अवशेषों को दफनाने का निर्णय लेते हैं। पन्ना प्राप्त करने के बाद जेडी को लगता है कि सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसा होना चाहिए था। उनकी मां की योजना अंततः वर्षों की अराजकता के बाद एक साथ आ गई है। वह सोचता है कि वह जेल में था, मौके ने अपनी नौकरी खो दी और फिर भी वे इसे सफलतापूर्वक कर पाए हैं। लेकिन यह सुनकर मौके को अचानक कुछ याद आता है। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसे रेस्तरां से निकाला गया था। यह उसे एहसास कराता है कि जेडी और उनकी मां ने सब कुछ योजना बनाई थी, यहाँ तक कि उसकी बर्खास्तगी भी। गुस्से में मौके अपने भाई पर भड़क जाता है, उसे झूठा कहकर, जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। जेडी मानता है कि वह ईमानदार नहीं रहा, लेकिन मौके को याद दिलाता है कि वह भी सही नहीं है। बहस जल्द ही व्यक्तिगत हो जाती है और मौके अपने भाई को एक फावड़े से मार देता है, जिससे वह अंदर गिर जाता है। वह कब्र में गिर जाता है। फिर वह वहां से चला जाता है और नदी के पास बैठता है। कैथ उसे अकेला पाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। नॉक्स कहता है कि उसे हमेशा पता था कि जेडी चालाक है, लेकिन उसने कभी उसकी तरफ से ऐसा नहीं सोचा था। कैथ मानती है कि वह एक मां के रूप में असफल रही है और वह चाहती है कि वह अपनी मृत्यु से पहले उन्हें पैसे छोड़ दे। वह बताती है कि उसे मस्तिष्क कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसी समय फारफेल वहां पहुंचता है और उन्हें खोज लेता है। वह जेडी को गुस्से में पकड़ता है और पन्नों की मांग करता है। मौके शोर सुनकर वहां दौड़ता है और अपने भाई को मुक्त करने के लिए फारफेल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी उसे पकड़ लेता है। जेडी को समझ में आता है कि कोई और विकल्प नहीं है, इसीलिए वह पन्नों को लात मारता है। फारफेल उसे लूट के साथ भागने या अपने बेटों को बचाने का विकल्प देता है। वह कुछ समय सोचती है और ऐसा लगता है कि वह अपने बेटों की मदद करने जा रही है। वह भाग जाती है। फारफेल चौंक जाता है और भाइयों को अपनी कार की ओर खींचता है। कहता है कि वह उन्हें पुलिस के पास ले जाएगा। जेडी धमकी देती है, लेकिन फारफेल हंसता है। उसे यकीन है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जेडी कहती है कि उनकी मां लौटेगी, लेकिन मौके को यकीन है कि वह नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद अधिकारी गाड़ी चलाना शुरू करता है, लेकिन भाई पीछे लड़ाई कर रहे हैं। अराजकता में जेडी फारफेल को लात मारती है, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इससे अधिकारी बेहोश हो जाता है और जेडी और मौके को भागने का मौका मिलता है। खुद को खोलने के बाद वे एक कबाड़खाने की ओर बढ़ते हैं, जहां वे थोड़ी देर सांस लेते हैं। मौके अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि वह जल्द ही घर आएगा। बाद में जेडी कहती है कि उसे दूर जाना चाहिए, लेकिन मौके मना कर देता है। वह जेडी को याद दिलाता है कि उनकी मां के पास पन्ने हैं, इसलिए उन्हें उसे ढूंढना होगा। इस बीच कैथ पहले से ही एक हीरा विनिमय पर है। पन्नों को नकद में बदलते हुए
लेकिन वह सभी को नहीं बेचती। वह बाहर बड़ी रकम के साथ आती है और अपने बेटों को वहां पाती है। उनका विश्वास खत्म हो चुका है और वे उसका सामना करते हैं। मौके उससे पूछता है कि वह पैसे का क्या करने वाली है। कैथ हकलाती है और भाग जाती है। भाई उसका पीछा करते हैं और एक खाली मॉल में जाते हैं। झगड़े के दौरान पैसे का बैग उसके हाथ से फिसलकर गिर जाता है। जेडी जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है, फरफेल एक बंदूक लेकर आता है और गोली चलाता है। वह चिल्लाता है कि वह सभी को खत्म कर देगा। जेडी और मौके अचानक पकड़े जाते हैं और पैसे की पेशकश करते हैं, लेकिन फरफेल सुनने को तैयार नहीं है। तनाव बढ़ता है जब भाई फिर से बहस करने लगते हैं, एक दूसरे को इस स्थिति के लिए दोषी ठहराते हैं। उनकी माँ ऊपर से देख रही है, चुपचाप देख रही है कि उसके चुनावों ने उसके बेटों को अलग कर दिया है। फरफेल हवा में एक गोली चलाता है जिससे भाई उसे बैग फेंकने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन जैसे ही वह इसे खोलता है, मिर्च स्प्रे का एक छिपा हुआ कैनिस्टर उसके चेहरे पर फट जाता है, जिससे वह तुरंत अंधा हो जाता है। घबराकर वह अपनी बंदूक चलाता है। एक स्ट्रे गोली गैस सिलेंडर को लगती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। फरफेल विस्फोट में फंस जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वह बच जाता है। इस बीच भाई बैग जल्दी से उठाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया है। जब सभी उम्मीदें खत्म होती दिखती हैं, तब कैथ वहां आती है। वह पुलिस की ओर चलती है, यह सोचते हुए कि वह खुद को समर्पित कर देगी। वह अपने बेटों को आखिरी बार देखती है और उन्हें पीछे से भागने के लिए कहती है, जबकि वह पुलिस से निपटती है। फिल्म कुछ हफ्तों बाद कट जाती है, जहां मौके एक भ्रष्ट जज से मिलता है और उसे पैसे का हिस्सा देता है, बदले में उस बंदूक के लिए जिसमें जेडी के फिंगरप्रिंट थे। यह खुलासा होता है कि जज ऑफिसर फरफेल के पिता हैं, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के रिश्वत स्वीकार कर लेते हैं। अंतिम लूज एंड को बांधने के बाद मौके घर लौटता है, जहाँ उसकी पत्नी उसे राहत के साथ मिलती है। उसी शाम जेडी भी आता है और वर्षों बाद पहली बार परिवार एक साथ बैठकर शांति से भोजन करता है। बाद में सफाई करते समय जेडी आमतौर पर यह बताता है कि उसने अपने हिस्से के पैसे का उपयोग मोक की बेटी के नाम पर एक जमीन खरीदने के लिए किया। दूसरा यह भी स्वीकार करता है कि उसने अपने पैसे जज को दे दिए, क्योंकि गहराई में उसे हमेशा पता था कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़ी तो वह अपने भाई पर भरोसा कर सकता है। इसका मतलब है कि अब दोनों फिर से कंगाल हो गए हैं, लेकिन कम से कम उनके पास एक दूसरे का साथ है। कुछ महीनों बाद जेडी, मॉक, एबी और उनकी नवजात बेटी कैथ से जेल में मिलने जाते हैं। महिला उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, खासकर अपनी पोती को, और वे कुछ देर बातें करते हैं। जब मुलाकात का समय समाप्त होता है तो वह चुपचाप अपनी कोठरी में लौट जाती है, जबकि उसके बेटे और पोती वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेडी पार्किंग में मॉक को रोकता है और अपनी जेब से 2 पन्ने निकालता है। तब यह खुलासा होता है कि कैथ ने आत्मसमर्पण करने से पहले बाकी पन्ने निगल लिए थे, जैसे उसके पुराने प्रेमी ने किया था। उसने इसे गुप्त रूप से जेडी को दे दिया कुछ समय पहले, ताकि उसके बेटे एक अच्छी जिंदगी जी सकें। वर्तमान में मौके इस बात से खुश है कि उनके पास अभी भी पन्ने हैं, जिसका मतलब है कि अब उन्हें अजीबोगरीब नौकरियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।